जय हिंद मित्रों, चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं आज बात करूंगा गोंडवाना राजवंश की उत्पत्ति पर। गोंडवाना पर हमारे कई वीडियो गए हैं, कुछ लोगों ने थोड़ा किंतु परंतु किया है, तो मुझे लगा कुछ और स्पष्टता के साथ कुछ वीडियोस बनाए जाएं। आज गोंडवाना राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर बात होगी। गोंड भारत के प्रमुख आदिवासी समूहों में से एक माना जाता है, ये मैंने अपने पीछे वीडियो में भी बताया था। और गोंड समाज अपनी उत्पत्ति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइज जाति से मानते हैं। ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइज है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने आदिवासी समूहों से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइज जाति के लोग नेग्रिटो जो होते हैं, उनके बाद आए थे। ये जो अफ्रीका में जिन्हें निग्रो कहा गया या निग्रिटो कहा गया, इनके बाद में आए थे। और इनका जो मूल है इन हमारे आदिवासियों का, ये ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का मूल है। और ये मध्य भारत में राजमहल पहाड़ियों से लेकर के अरावली तक एक लंबी श्रृंखला में बसे हुए हैं। चाहे संथाल हो, भील हो, कोल हो, गोंड हो, मुंडा हो, उरांव हो, बहुत प्रकार की जनजातियां हैं जो समूहों में पहले निवास करती थी। अब उनका अच्छा सिविलाइजेशन हो गया है, शहरों गांव में वो रहते हैं। और ये शारीरिक रूप से कई मायनों में जो निग्रो जाति थी उस समय, जो जो शुरुआत में बताई गई थे या निग्रो कहा गया है, उनसे थोड़ा अलग होते हैं। ये उनके बाल जो है, अफ्रीकी जो जातियां थी आदिवासी, उनके बाल ऊनी टाइप के घुंघराले होते थे, और यहाँ लोग सीधे मोटे बाल वाले लोग होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग भूमध्य सागरीय जो आर्य जातियां थी, उनके साथ मिलकर के इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था। और इनके कंकाल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भी मिलते रहे हैं। हिंदू महाकाव्य खासतौर से रामायण में दंडकारण्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसे दंडक वन कहा जाता है। और आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ये झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका तक, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, पूरा का पूरा ये उड़ीसा, ये जंगल हुआ करता, तो दंडकारण्य का बड़ा भाग हुआ करता था। और गोंड जनजाति और कई जनजातियां इन क्षेत्रों में बहुत पहले से निवास करती रही है। संस्कृत भाषा में लिखे गए रामनगर के हृदय शाह का जो शिलालेख है रामनगर में, उसमें गोंडवाना राजवंश के बारे में काफी जानकारी दी गई है। और इसमें यादव राव से लेकर हृदय शाह तक के राजाओं का काफी उल्लेख मिलता है। गोंडवाना राजवंश के 54 शासकों का उल्लेख उसमें मिलता है। ब्रिटिश कर्नल स्लीमन ने भी यादव राव से लेकर अंतिम शासक सुमेर शाह तक का उन्होंने अपना गोंड शासकों के वंशावली का लेखा जोखा प्रस्तुत किया हुआ है अपने रिसर्च में। 18वीं शताब्दी के अंत में लिखा गया एक संस्कृत श्लोक संग्रह है, जिसे गढ़ेश्वरी परमंडम कहा जाता है। ये गढ़ेश्वरी परमंडम में 63 शासकों का उल्लेख मिलता है गोंड साम्राज्य में। अब गोंड साम्राज्य का जो स्थान था, जो साम्राज्य था, वो जिस पर गोंडवाना साम्राज्य ने भारत पर शासन किया, या भारत का जो गोंडवाना क्षेत्र माना जाता था, उस क्षेत्र में महाराष्ट्र के विदर्भ का जो पूर्वी भाग है, मध्य प्रदेश का भाग है, छत्तीसगढ़ का काफी हिस्सा है, सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी भाग है, और मध्य प्रदेश के वर्तमान का खास तौर से जो मॉडला, जबलपुर, बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, दामोह, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, पन्ना का दक्षिणी भाग, ये सब मिलाकर के गोंडवाना साम्राज्य इसमें आता था। गोंडों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो गोंडों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में रखा गया है। एक तो राजगोंड है। राजगोंड कुलीन शासक वर्ग से संबंधित रहे हैं, जो राजपूत रहे हैं, राजपूतों के समान को बताया गया है। दूसरा धुरगोंड है। धुरगोंड जो है वो सामान्य गोंड है, और धुरिया वगैरह बहुत सारी जातियां इसमें हैं।
और इन सब पर मैं बाद में बात करता हूं इस वीडियो में। पहले मैं गोंडवाना राजवंश के उदय पर कुछ प्रकाश डालता हूं। गोंडवाना राजवंश के उदय को समझिए। गोंडवाना साम्राज्य की स्थापना 1328 ईस्वी में यादव राव ने की थी, इसमें कोई संदेह नहीं इतिहासकारों में। गोंडवाना राजवंश के उदय का जो काल है वो महाकौशल क्षेत्र में कलचुरी राजवंश के पतन के साथ शुरू होता है। कलचुरी वंश के पतन और खजुराहो के जो चंदेला शासकों के प्रभाव वाले क्षेत्र थे, जब उनका नियंत्रण कमजोर होता है, प्रभाव कमजोर होता है, तो इस अस्थिरता का फायदा उठाकर यादव राव ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की थी। यादव राव या यदुराव या जादव राव, कई नामों का आता है। ये कौन थे जानना बहुत जरूरी है। यदुराव बालाघाट के लोंगी शासक के अधीन काम करते थे, जो है वंश से संबंधित था, और उसमें उस क्षेत्र में अस्थिरता हुई, वो वंश कमजोर हुआ, साम्राज्य कमजोर हुआ, तो इन्होंने अपने एक स्वतंत्र राज्य स्थापना का प्रयास किया और सफल हुए। जो गढ़ेश्वरी पड़वनम शिलालेख है, उस गढ़ेश्वरी पड़वनम शिलालेख में यह कहा गया है कि यादव राव नाग वंश के कछवाहा राजपूत थे और ये पहले कलचुरी साम्राज्य के अधीन काम करते रहे हैं यादव राव। लेकिन जब कलचुरी साम्राज्य का पतन हुआ तो यादव राव ने अपनी स्वतंत्र रियासत तैयार कर ली। ये उसमें कहा गया है। कलचुरी राजवंश, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कलचुरी राजवंश और उसके साम्राज्य का संक्षिप्त उल्लेख यहाँ पर आवश्यक हो जाता है, ताकि गोंडवाना रियासत की उत्पत्ति की कड़ियों को ठीक से समझा जा सके, अन्यथा गोंडवाना राजवंश को समझना मुश्किल हो जाएगा। कलचुरी प्राचीन भारत का विख्यात त्रिकुटा, त्रिपुरी, आभीर, ये नाम से एक राजवंश हुआ करता था। इस वंश की शुरुआत राजा ईश्वर सेन उर्फ महाक्षत्रप ईश्वर दत्त ने किया था। इनको महाक्षत्रप की उपाधि मिली थी। कलचुरी नाम से भारत में दो राजवंश थे, एक मध्य और पश्चिम भारत, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है, जिसे चेदी है या उत्तरी कलचुरी राजवंश कहा गया है। मतलब है वंश, चेदी वंश से भी ये कलचुरी राजवंश जुड़ता रहा है। और दूसरा जो कलचुरी राजवंश है वो दक्षिणी कलचुरी, जिसने वर्तमान में कर्नाटका का जो क्षेत्र है उसमें ये राज्य था। और है वंश के संस्थापक अर्जुन कार्तवीर, जिनका सहस्त्रबाहु के नाम से उल्लेख इतिहास में मिलता है, बड़ा पुराना राजवंश है। कार्तवीर सहस्त्रबाहु, जिन्होंने रावण को बंदी बना लिया था और बाद में परशुराम के हाथों वो मारे गए थे। कलचुरी वंश और केरल का मुशिका साम्राज्य, ये दोनों स्वयं को है वंश से भी अपने को जोड़ते रहे। माहिष्मती या संधिवती इनकी राजधानी थी। माहिष्मती वही है जो बाहुबली फिल्म में दर्शाई गई है। बहुत समृद्ध राजधानी थी। कुछ विद्वान कलचुरी शब्द को संस्कृत भाषा का नाम मान करके तुर्की भाषा कुलचुर शब्द से जोड़ते हैं। कुलचुर का अर्थ है कि उच्च उपाधि प्राप्त करना, उच्च उपाधि युक्त चीजें होना है। तो ये चीजें भी देखने को मिलती है। और कलचुरी राजवंश ने 248 ईसा पूर्व से 49 ईस्वी तक के प्रारंभ में बहुत सफल राज किया और इन्होंने संवत का भी प्रयोग किया था, जिसे कलचुरी संवत कहा जाता है। पहले वे मालवा के आसपास रहते थे ज्यादातर, और 6वीं शताब्दी के अंत में बादामी के चालुक्यों के जो दक्षिण के हमले हुए थे और गुर्जरों का जो समीपवर्ती उनके प्रदेशों में आधिपत्य बढ़ता चला गया, मैत्रिकों का जो दबाव था तथा अन्य बहुत सारे ऐतिहासिक कारण थे, ये सिमट करके जबलपुर, जिसे जावलीपुर भी कहा जाता था, उसके आसपास बस गए थे और आज का जबलपुर उसको माना जाएगा। यही लगभग 9वीं शताब्दी में उन्होंने एक छोटे से राज्य की स्थापना की थी। कलचुरी साम्राज्य बिखरने के बाद पुनः पुनर्गठित किया था। अभिलेखों में कृष्णराज और उनके पुत्र शंकरगढ़ का नाम आता है। शंकरगढ़ के पुत्र बुद्धराज का भी नाम आता है इतिहास में। उनकी मुद्राओं में परम माहेश्वर उनको कहा गया है। और शंकरगढ़ शक्तिशाली नरेश कहा जाता था कि शंकरगढ़ जो थे वो शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया था।
और लगभग 595 ईस्वी के पश्चात शंकरगढ़ के बाद उनके जो उत्तराधिकारी उनके पुत्र बुद्धराज हुए हैं, उनके राज्यारोहण के कुछ ही वर्ष बाद उन्होंने मालवा पर अधिकार कर लिया था, यानी मालवा भी इनके पास चला गया था। महाकूट स्तंभ लेख से भी यह पता चलता है कि चालुक्य नरेश मंगलेश ने बुद्धराज को हराया था, बुद्धराज उससे पराजित हुए थे और फिर इस प्रदेश से कलचुरी शासन का एक प्रकार से पतन होता चला गया। चालुक्य वंश के विनयादित्य के बाद फिर यादव राय का प्रादुर्भाव होता है, यानी चालुक्य वंश काफी लंबा चला, 13वीं शताब्दी तक, 12वीं और 13वीं शताब्दी तक चलता रहा। फिर 13वीं शताब्दी में यादव राय का प्रादुर्भाव होता है। यादव राय को मैंने जैसा बताया कलचुरी साम्राज्य के अधीन सामंत या जागीरदार जैसे पदों पर थे और कलचुरी साम्राज्य से जुड़े हुए बालाघाट के लोंगी शासक के अधीन यदुराय काम करते थे। और कलचुरी जो है और चेद वंश से संबंधित था। त्रेता युग में इसे भगवान श्री राम के भाई भरत उनके पुत्रों को जो प्राप्त हुआ था गांधार, पेशावर आदि क्षेत्र, वहां से होते हुए फिर द्वापर युग में ये सिंध, नरेश, जयद्रथ और विदर्भ पुत्र यादव वंशी क्षत्रिय जो चिदी वंश के स्थापक चिदी ने किया था, बाद में चेदी वंश हुआ था जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी, बुंदेलखंड के बादा में। आजकल का जो कालिंजर है वो सुक्तिमती कभी हुआ करता था, वहां पर था। चेदी नरेश में शिशुपाल का भी नाम आता है। चेदी नरेश में चेदी वंश से ही कलिंग राज खारवेल बहुत समृद्धवान शासक जिसने मगध को परास्त किया था। एक वक्त था अशोक ने कलिंग को बर्बाद किया था, लेकिन बाद में खारवेल ने बदला लिया और मगध को उसने जो है जीत लिया था। चेदी वंश भी कालांतर में कलचुरी वंश में बदल गया, यानी कलचुरी वंश जो है वो है वंश और चेदी वंश की सम्मिलित शाखा रही है। मैंने पिछले वीडियो में शशांक गौड़ का उल्लेख किया था, वो भी इसी वंश से आए थे। बाद में झारखंड में उनकी जो है एक बढ़िया साम्राज्य था, बाद में वो हर्षवर्धन के हाथों पराजित हुए थे। अब मैं फोकस करता हूं गोंडवाना साम्राज्य के संस्थापक यदुराय के वंश पर। देखिए, यदुराय को नागवंशी क्षत्रियों से संबंधित कछवाहा राजपूत कहा गया है। एक कछवाहा राजपूत थे जिनके राजाओं का उल्लेख जोधपुर में मिलता। जोधपुर के जो राजा है राजस्थान में, वो भी कछवाहा राजपूत है। नागवंशी कछवाहा राजपूत होने का प्रमाण गढ़ेश्वरी पारवन्नम में भी मिलता है। गढ़ेश्वरी पारवन्नम में उसकी शिलालेख में इन्हें बताया गया है कि ये कछवाहा राजपूत थे जो नागवंशी क्षत्रिय थे। यादव राय ने कलचुरी साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र रियासत कायम की थी, ये मैंने बताया था आपको। और बाद में यही रियासत गोंडवाना राज्य के नाम से विख्यात हुई, जिसे बाद में गढ़कटंगा, गढ़ा या गढ़मंडला भी कहा गया, कई नामों से जाना गया। राजगौड़ और धुरगौड़ क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। राजगौड़ का जो कुलीन है मैंने बताया वो शासक वर्ग से है, राजपूत से है। गोंडवाना किसी राजा ने गोंडवाना के कभी भी अपने नाम के साथ गोंड शब्द का उल्लेख नहीं किया है, इसको भी समझना होगा। बल्कि उन्होंने सिंह का शब्द का उपयोग किया या फिर शाह की उपाधि धारण की है। गोंड का शब्द को उपाधि राजा नहीं मिलता है। धुरगौड़, धुरिया या बहुत सारे जो सामान्य जाति हैं वो धुरगौड़ में आती हैं। और उस समय के दंडकारण्य में ये स्थानीय समुदाय रहते थे, जिनका मैंने बताया कि बहुत पुराना इतिहास है। मैंने बताया कि वो निग्रो जाति के अपोजिट जो जातियां ऑस्ट्रेलिया से और इधर के क्षेत्रों में फैली थी, वहां से इनकी जातियों का मूल निकल के आता है। और आदिवासी थे तथा ये जो गोंडिया समाज, गोंड समाज, ये गोंड का जो धुरिया समाज, धुरगोड़ जो समाज है, निश्चित रूप से ये आदिवासी समाज ही थे जो क्षत्रिय राजा यादवराव और उनके उत्तराधिकारियों के साथ जुड़कर गोंडवाना साम्राज्य की सुरक्षा में भी ये महत्वपूर्ण योगदान दिया, संलग्न थे।
और यह उसी तरह से था। इसको इस तरह आप समझिए जैसे मेवाड़ राजवंश के साथ वहां के कोलभिल समुदाय काम करते रहे, हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा हो, दिवेर का युद्ध लड़ा हो, ये सब उनमें कोलभिल भी मेवाड़ की सेना में शामिल हो गए थे, जबकि वो सिसोदिया नहीं थे, मेवाड़ सिसोदिया खानदान से नहीं थे। भीलों को इतना सम्मान था कि सरदार पुंजा को उनकी स्वामिभक्त और बहादुरी के कारण उन्हें राणा पुंजा की उपाधि दी गई थी, और उनका सम्मान जो है मेवाड़ के राज चिन्ह के साथ उनके चिन्ह को जोड़ा गया था राणा पुंजा के। इसी प्रकार से मथुरा में जो यदुवंशी क्षत्रियों के साथ ये जो कृष्ण का नाम आता है कि ब्रज के जो अहीर और ग्वाले थे वो भी मथुरा स्टेट से जुड़े हुए थे, और मथुरा स्टेट क्षत्रिय यदुवंशी क्षत्रियों की थी, लेकिन उनके यहाँ जो ग्वाले थे, अहीर थे, जो पशुपालन करते थे, दूध दही का जो उनका व्यवसाय था, उनके यहाँ वृंदावन में श्री कृष्ण के लालन पालन होने के कारण दुर्योधन उनको ग्वाला कह के कई बार अपमानित करता रहा है। और जबकि मथुरा के यदुवंशी क्षत्रियों के साथ कौरव पांडव के पारिवारिक और अनेक प्रकार के संबंध थे उनके। गोंडवाना स्टेट क्षत्रिय राजपूतों की स्टेट रही है। आज राजगोंड को राजगौर भी कहीं कहीं कहा जाता है, जबकि धुरगोड़ में धुरिया, गोंड, गोंडी, कश्यप, गुड़िया, नायक, ओझा, पठारी, कहार, बहुत सारी जातियां इसमें आ गई है। और गौड़ शब्द गौड़ शब्द से अलग है। गौड़ शब्द में क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कुछ जगह यादव, उड़ीसा वगैरह मैंने बताया था पिछले वीडियो में। लेकिन गौड़ शब्द में आदिवासियों से जुड़े हुए समुदाय हैं, जिनमें बहुत सारे समुदाय हैं जो पूरी तरह एक ओरिजिनल आदिवासी ट्राइबल्स कह सकते हैं, उनसे वो बिलोंग करते हैं। और यह भी मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश हो या तमाम राज्यों में इन जातियों की विभिन्नता को लेकर भी विवाद होते रहे। कुछ जातियों को एसटी कैटेगरी में रखा गया, कुछ जातियों को एससी कैटेगरी में रखा गया, कुछ जातियों को ओबीसी कैटेगरी में भी रखा गया है। तमाम जगह धुरिया, कहार वगैरह ओबीसी में भी है, कश्यप वगैरह कई जगह ओबीसी में, कई जगह एससी में, कई जगह एसटी में। और हमने भी बताया था सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इधर साइड में मुसलमान भी अपने गोड़ लिखते हैं। और गौड़ शब्द में क्षत्रिय और ब्राह्मण विशेष रूप से, और कुछ यादव भी लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, आरक्षण व्यवस्था में बहुत बड़ा मतभेद देखने को मिलता है। और सच्चाई ये है कि यह एक क्षत्रिय राजवंश था, और इसके राजा शाह या सिंह की उपाधि रखते रहे हैं। लेकिन गोंड की जनजातियों के साथ, चूंकि जंगल में इनका साम्राज्य था, इनका किले वहां पर थे जहां आदिवासी ज्यादा रहते थे, आदिवासी क्षेत्रों में इनका साम्राज्य था, इसलिए आदिवासियों के साथ मिलजुल करके एक मिक्सअप कल्चर के साथ इस साम्राज्य का विकास हुआ। और बाकी जो चीजें हैं वो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।